हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ 5 ऐसी बातें जो हमें एक ईगल से सीखनी चाहिए, एक बात से सीखनी चाहिए। देखिए, थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें हम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे। ईगल तो जस्ट एक बहाना है, बट हाँ, जब हम अपनी सराउंडिंग में कुछ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम जनरली खुद को मोटिवेशन देने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो एक्चुअली में उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उन पर्टिकुलर लिविंग थिंग से रिलेटेड जो होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आज जो 5 चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं एक ईगल से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ। देखिए, मेरा गेट 2017 में 16 रैंक आई थी, जिसके बेसिस पे जो सिलेक्शन है मेरा 6 PSUs में हुआ था, जिसमें BRC, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL एंड BHL इंक्लूडेड है। और ONGC में मैंने काम किया था 1 साल के लिए। ठीक है, ONGC में 1 साल काम करने के बाद फिर मैंने ONGC छोड़ दी थी, बिकॉज मेरा UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में 61 रैंक आई थी और फिलहाल मैं रेलवेज में काम कर रहा हूँ एज IRSME। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नो फ्रेंडशिप विद मेंटली वीक एंड नेगेटिव पीपल। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो मेंटली वीक है, मेंटली वीक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो मेंटली चैलेंज्ड है। मेंटली वीक का मतलब ये है कि जिनको थोड़ा सा नेगेटिव बात कुछ बताई और वो उन पे इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लग गए कि अपनी पढ़ाई लिखाई और जो प्राइमरी जो काम है वो छोड़ दिया। से फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप उठाया, उसके पास 2-4 मैसेजेस आए हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग के इधर उधर से उसके फ्रेंड्स ने भेजे हैं, और उसके बाद से वो इतना डिमोटिवेट हो गया उन मैसेजेस को देख के कि फर्दर उस दिन का जो उसका टारगेट था वो उसने कंप्लीट ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मैं मेंटली वीक कैटेगरी में रखता हूं, बिकॉज अगर आपकी एज 21 से ज्यादा है, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अभी भी आपका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप चीजें वेरीफाई करें और उसके बाद उस पर भरोसा करें, और दूसरा, वेरीफाई करने के बाद या फिर वेरीफाई किए बिना आपको पता होने चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपके जीवन की प्रायोरिटीज को लेके आप क्लियर रहेंगे तो 101% आप मेंटली वीक नहीं कहलाएंगे। आप 101% आप बहुत अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, जो लोग जानबूझ के नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है, देखिए भाई, जो 3 इडियट में जो चतुर था उस टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो खुद का काम कर लेते हैं और दूसरों में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो बेस्ट सजेशन ये है, जो इंसान तैयारी कर रहा है उसके सजेशंस कभी ना लो। आप सजेशंस उसी इंसान से लेंगे जो आपके कंपटीशन में किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स हैं, जो अपीयरिंग है, एग्जाम देने वाले हैं, आप उनकी बातें थोड़ा सा लाइटली लेंगे इनकेस अगर वो तैयारी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, बिकॉज आपका साथ बैठने वाला हर इंसान कॉम्पिटिटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वालिटी हम देखते क्या होनी चाहिए। कीप योर टारगेट शार्प एंड क्लियर। ठीक है, बाज की तरह एकदम ऐसा ऐसा माना जाता है कि बाज की नजरें बहुत तेज होती हैं, क्योंकि बहुत हाइट पे उड़ता है और फिर भी वो अपना टारगेट लोकेट कर लेता है। ऐसे ही आप जब तैयारी कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक बार जो आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको दूर नहीं हटना है, बीच में इन बिटवीन आपको टारगेट चेंज नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गेट प्लस ESC में का जो बैच था मेडिसिन में, उसमें एडमिशन लिया था। मैंने भी गेट प्लस ESC के बैच में एडमिशन लिया था, तो मैं स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे गेट तो पूरी एनर्जी के साथ देना है, प्लस ESC का साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहना है। ठीक है, तो डे 1 भी मेरा यही टारगेट था और फाइनली एग्जाम देके आया तब भी मेरा यही टारगेट था। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो मेरे साथ थे, उन लोगों का ऐसा था कि कभी ESC पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कभी गेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनका ट्रैक क्या है, चेंज होता रहता था। इस चेंज होते हुए ट्रैक में आप अपनी एनर्जी फोकस नहीं कर पाएंगे। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, गेट देना है, ESC देना है, या PSU जो सेपरेट एग्जाम ले रही है वो एग्जाम देना है, या SSC CGL देना है। कोई भी XYZ एग्जाम आप दे रहे हैं, पहले डिसाइड कर लो कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम्स देने हैं। और मल्टीपल एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे तो उन सब एग्जाम का, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, एटलीस्ट उसका 50-60% सिलेबस तो मैच करे। ठीक है, ऐसे 2 एग्जाम कभी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसका सिलेबस एक का एकदम ईस्ट है और दूसरा वेस्ट है। ठीक है, इस टाइप के आप एग्जाम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपका टारगेट एकदम क्लियर और शार्प होना चाहिए, किसी के कहने से आपका टारगेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, ईगल नेवर ईट्स डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग एलिमेंट इनका मतलब है कि इसके लिटरल मीनिंग पे आप नहीं जाएंगे कि ऐसे एनिमल जो मर चुके हैं उनको टाइप्स, ये चीजें नहीं सोचेंगे। इस लाइन का मतलब ये है
कि जो पास्ट है, जो जा चुका है, जो गुजर चुका है, आप उससे कोई भी कंक्लूजन्स नहीं निकालेंगे। मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने कॉलेज डेज से, कि कॉलेज में मेरे से बेटर इतने लोग थे, उन लोगों ने गेट का एग्जाम दिया, उन लोगों ने ईएससी का एग्जाम दिया, ये पर्टिकुलर एग्जाम्स दिए, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा? मैं तो उनसे कॉलेज में पीछे था जहां कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे बैच में, मेरे कॉलेज में, मैं आउट ऑफ 120 जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थे उनमें शायद लास्ट के 20 या 30 लोगों में आता हूँ, बट गेट का जो मेरा 16 रैंक थी मेरे बैच में किसी ने नहीं लिया, ठीक है। हाईएस्ट रैंक मेरी थी। उसके बाद मेरा रूममेट था नवीन कौशिक, उसकी 30 रैंक थी। इनके बीच में कोई रैंक नहीं है। गेट में बेस्ट अवेलेबल रैंक मेरी ही थी मेरे बैच में। अब अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करता कि 100 लोग तो मेरे ही कॉलेज में मुझसे आगे हैं, तो मैं कभी भी ये कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पुराने एक्सपीरियंसेस साथ लेके नहीं चलने हैं। पुराने एक्सपीरियंसेस में इंक्लूडेड है आपके पुराने रिलेशनशिप्स जो आपको ड्रैग करते हैं, आपको इमोशनल ड्रेन करते हैं, ठीक है। आप ऐसे रिलेशनशिप से भी दूर रहेंगे, पुरानी चीजों से दूर रहें, प्रेजेंट में जिए, अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करिए। और ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 101% पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई लिखाई के अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। आप एकदम शांत कूल काम रहेंगे तो ही आपकी जो फोकस है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड फन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आज का अगर मार्केट का सिनेरियो देखें, आज का अगर कंट्री का सिनेरियो देखें, तो 3-4 साल पहले जो नंबर ऑफ सीट्स थी, अवेलेबल जो सीट्स थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट सिचुएशन है एक स्टूडेंट के लिए। अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप ये ही सोचते रहेंगे कि सीट्स कम हो गई, सिलेक्शन नहीं होगा, तो 100% सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर सीट्स रिड्यूस होके अगर सिर्फ 5 भी बचती है तो भी 5 लोग तो सेलेक्ट होंगे ना। तो कोशिश करो कि मैं इन 5 लोगों में रहूंगा, चाहे सीट्स कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल सीट्स। मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। एक बार आपने इंजीनियरिंग कर ली, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जहां भी जाएंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे 101% पूछे जाएंगे, ये जानने के लिए कि 4 साल आपने क्या किया। और नॉन टेक फील्ड में भी जाएंगे या किसी ऐसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में जाएंगे जो कि आपके मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी उनकी क्यूरियोसिटी एक बार जागेगी कि आप मैकेनिकल से हटके क्यों आए हैं, आप मैकेनिकल में क्या पढ़ा था, आपने मैकेनिकल में क्या किया था, या आपने अपनी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच में क्या किया था। तो इंजीनियरिंग अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये मान के चलो कि वैकेंसी हो ना हो, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग करने ही पड़ेंगे। तो वो आप बाहरी चीजें, बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल जो नेगेटिविटी आती है उन सबको दूर रखते हुए पहले अपने सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग करेंगे। उसके बाद आपको खुद ही कुछ ना कुछ ऑप्शन 100% मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट जो कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, और इसके बिना मेरे हिसाब से आज तक कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जिस बच्चे को लगता है सुबह 9 बजे उठ के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, वो नहीं होगा, ठीक है। आपको रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना पड़ेगा और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ईगल का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाकी आप छोटी मोटी चिड़िया विड़िया के घोंसले देखेंगे तो वो बहुत ही थोड़ा फाइन तरीके से बनाए हुए होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं अपकमिंग जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। बट ईगल का जो नेस्ट होता है वो बहुत ही रफ एंड टफ टाइप का होता है। तो यहाँ से हमें सीखने की ये चीज़ है कि एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कंडीशन, सिचुएशंस बहुत हार्श होंगी, तभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलेंगे। और जिन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिन पर्टिकुलर सीट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सीट्स पे काम करने के लिए, पूरी लाइफ सस्टेनेबल रहने के लिए, उन सीट पे खुश रहने के लिए, उन सीट के लिए खुद को एलिजिबल बनाने के लिए आपको वो टफ सिचुएशंस से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आप सबको सजेशन रहेगा कि छोटी छोटी चीज़ें हम सराउंडिंग से जो सीख सकते हैं वो हम सीखें, खुद को मोटिवेटेड रखें। मेरी तरफ से कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स जो अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा आपकी कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाला है, अपडेटेड एप्लीकेशन लिंक है।
पिछले कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के कि पुराने एप्लीकेशन में स्टडी मेटेरियल काम नहीं कर रहा है, या फिर पुरानी जो वीडियोस का डिस्क्रिप्शन है उनमें जो लिंक्स दिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी ड्राइव थी मेरी, वो मेरी ब्लॉक हो गई है, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक मैंने शेयर की हुई थी जिन पे कॉपीराइट का इशू आया है। तो मैंने अपना मटेरियल सारा नई ड्राइव पे शिफ्ट कर दिया और एप्लीकेशन को लिंक कर दिया उससे। तो आप एप्लीकेशन अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो ऑफकोर्स आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और फेसबुक प्रोफाइल का भी मैंने लिंक दिया है, और एक चैनल का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। उसका प्राइमरी एम ये है कि मैं जीवन में कुछ भी छोटा मोटा कर रहा हूँ मैं वो उस पर अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। तो एक मेमोरीज की तरह मेरे साथ रहेगा, जो कि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, 4 साल बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉलेज में थे उस टाइम हमने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी, फोटोज़ हमारी थी, तो वो चीज़ें आज अगर मैं देखता हूँ कि मैं उस टाइम क्या था और मैं क्या क्या किया करते थे हम लोग फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। वही चीज़ें अब मैं सोचता हूँ कि अभी मैं कुछ वीडियोस और फोटोज़ अब नहीं रखूँगा सेव करके, तो इन फ्यूचर मैं 2-4 साल बाद, 10 साल बाद देखूँगा, तो ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने वो चैनल स्टार्ट किया। तो वहाँ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।